मुबारक हो, डेमोक्रेसी हुई है। अब जरा सोचिए, कहानी अब ना पूरी तरीके से बिल्डअप हो चुकी है, पूरी कहानी बन चुकी है। ध्यान से समझिए, सारे सूत्रधार, सारे प्लेयर्स अब बहुत क्लियरली सामने आ गए हैं। ये हमारे बॉस आ गए हैं। मैं कह रहा हूं किंग ऑफ बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर पता है कैसे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड तो सिर्फ किंग होते हैं। जब कोई राजा बोलता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सुपुत्र है और इसे पूरा राज्य दे दो, इसे पूरा बांग्लादेश दे दो, तो ये आए। तो आप सोचिए जरा कि 500 बच्चे मान लीजिए प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्टेप डाउन। प्रधानमंत्री आपके साथ लड़ाई करते हैं, कुछ बच्चे मारे जाते हैं, कुछ पुलिस फोर्सेस आपके साथ ब्रुटैलिटी करते हैं, प्रधानमंत्री छोड़ के चले जाते हैं, बांग्लादेश को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आप क्या बोलते हो? स्टूडेंट्स हम मिलके क्या बताते हैं कि हमें कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मतलब ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई शायद, इसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। इसको बोलते हैं कि ये 4-5 जो लोग हैं ना, ये 4-5 लोग पूरी जो मेजॉरिटी है, साइलेंट मेजॉरिटी, उसके ऊपर डोमिनेट करके उसकी वॉइस को कुचल के, बिना वोट के, बिना इलेक्शन के अपने डिसीजन को सबके ऊपर सुपर इम्पोज कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जो वायलेंट प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो 100 में से 5% होते हैं, 2% होते हैं, 3% होते हैं, बट ये बहुत लाउड वॉइसेस होते हैं। और लाउड वॉइसेस क्या करते हैं? स्ट्रीट पे वायलेंस करते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर हत्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली जो टारगेटिंग हो रही है। उसके बाद क्या करते हैं? फाइनली फिर ये बता देते हैं हमें ना वो प्रधानमंत्री चाहिए, और फिर वो प्रधानमंत्री आ भी जाता है, मोहम्मद यूनुस। अब देखिए इनके बारे में 2 तरीके के ओपिनियन है। एक तो ये बहुत, जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम में मैंने पढ़ा था कि इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, तो इन्होंने बहुत ही नेक काम किए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या क्या नेक काम किए। तो एसेंशियली मेरा पॉइंट ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर कभी भी आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप सबसे पहले ये बताते हैं कि इलेक्शन कब होंगे भाई, और नहीं तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बता दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है, ठीक है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर लगा दीजिए। तो वो तो ऑलरेडी था आपके पास, क्योंकि आप आर्मी के रूल में एक तरीके से। एनी विच वे, तो प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली इलेक्टेड, और जो किंग होता है वो आप अपॉइंट करते हैं। और दूसरी बात, कभी भी मिलिट्री कंट्रोल में है, मिलिट्री कंट्रोल में आ गई। सोचिए कि बांग्लादेश की मिलिट्री आज कंट्रोल में है और आप उसको ये बता रहे हो कि आई वांट दिस एज द प्राइम मिनिस्टर, दिस शुड बी द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, कैन यू टेल दैट? तो कहानी धीरे धीरे आज थोड़ी समझ लेते हैं क्या डिजाइन था। डिजाइन सिंपल था, ये देखिए, द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना, अनरावलिंग बांग्लादेश क्राइसिस एंड बिग बॉस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। तो ये कहानी है, हमारी नहीं है। गोवा क्रॉनिकल ये कहते कि कुछ रेजिम चेंज की बात थी, कुछ डिजाइन्स थे। इशू बहुत सिंपल था, क्या रीजंस थे? तो एक आइलैंड का इशू था, आइलैंड जिसको बेस बनाना था, एयर बेस बनाना था। चाइना का इशू था, चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेंटेन करी थी शेख हसीना। रशिया के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, गलबैयाँ थी इनकी, चाइना रशिया, वन बेल्ट वन रोड, तो वो सारी इशूज़ थी। तो ये बात भी नहीं सुन रही थी। अब आप सोच लेंगे इस टाइम में कि सर पर ये ऐसा क्यों करेगा, कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा, कोई भी इंसान वेस्ट के साथ दोस्ती क्यों नहीं करेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया तो फिर भी मान लीजिए दोस्ती कर लेता है। बांग्लादेश में ना ये जो डाउट है, जिसने अगर बांग्लादेश का लिबरेशन की कहानी याद होगी, उसको वेस्ट पे डाउट रहेगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि वेस्ट ने लिबरेशन के टाइम में हेल्प नहीं किया था, वो लिबरेशन के अगेंस्ट था, वो प्रो पाकिस्तान था, और वो आज भी प्रो पाकिस्तान है। समझ गए मतलब? पुराना जो रेजिम। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूसा रोड करोल बाग आइए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में एक बार आके प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए, गाइडेंस लीजिए, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करिए, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मुखर्जी नगर में हैं तो मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर में आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, फोन नंबर भी है, कॉल करिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी आप ऑफलाइन में कर सकते हैं। आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आप प्रयागराज सेंटर पे आइए। अब वीडियो रिज्यूम करते हैं। अब ये देखिए, हम नहीं कह रहे बिग बॉस बैग्ड कू नोबेल लॉरेट यूनुस एट हेल्म इन बांग्लादेश। प्रधानमंत्री आ गए, अपॉइंट हो गए। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। ऐसे ही छोटी छोटी कंट्रीज को घुमाया जाता है, फिराया जाता है, उनको लोन दिया जाता है, फिर उनको बैंकरप्ट कर दिया जाता है। तो सारे बच्चों को ये एक तरीके से केस स्टडी है। इतनी अच्छी केस स्टडी आज हमारे सामने लाइव हो रही है, और उस लाइव केस स्टडी को अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये जो वर्ड्स है, जो इतने बढ़िया हमारे शेफर्ड्स हमें कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, क्या डेमोक्रेसी होती है, क्या डिक्टेटरशिप होती है, कैसे कैसे पैरामीटर से पता चला जाता है। और ये वर्ड्स प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्की, ये सारे वर्ड्स
खुद उस सब्जेक्ट की एजुकेशन नहीं है, पर देखिए कितने अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं एक नैरेटिव सेट करना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज अ डेमोक्रेट, ही विल सेव बांग्लादेश एंड द प्रीवियस वन वाज अ डिक्टेटर। तो फिर अभी डेमोक्रेट आ गए हैं, तो आज भी वायलेंस क्यों हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, और ये वायलेंस नहीं रुकेगा और इंडिया के बॉर्डर्स पे आएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मतलब अपेक्षा है सरकार से कि इस बार जब बॉर्डर पे हो तो बॉर्डर खोल के मत बैठ जाइएगा, और अगर लोग ले रहे हो तो साथ में जमीन भी लेना। एनी विच वे, तो ये कह रहे हैं नोबेल लॉरेट हैं और मैग्सेसे अवार्ड बुकर्स। इसके बारे में ना दुनिया में एक बड़ी अजीब सी बात बोली जाती है। बोला जाता है कि अगर आप अपने देश को, अगर आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, तो आप अपने देश को थोड़ा क्रिटिसाइज करोगे, उसकी थोड़ी छोटी छोटी से ग्रास रूट लेवल पे काम करोगे, जैसे इंडियाज पॉवर्टी, इंडियाज इनइक्वालिटी, ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओगे, तो इसके चांसेस साथ थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी एनजीओ के साथ एसोसिएट होगे, सोशल वर्क करोगे, तो मतलब सिविल सोसाइटी इसका नाम होता है। और इसलिए अगर आपने थोड़े रिसेंटली देखा होगा, भारत सरकार ने बड़े सारे एनजीओ बैन कर दिए थे, बड़े सारे एनजीओ के ना FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि ऐसे एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, और ऐसे एक्टिविस्ट थोड़े दिन एनजीओ भी चलाते हैं, थोड़े दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चलाते हैं, थोड़े दिन ये माइक्रो क्रेडिट लोन भी देते हैं, कुछ देर बस्तर भी चले जाते हैं, कुछ देर ये इंसर्जेंसी में नॉर्थ ईस्ट भी घूम के आ जाते हैं, कभी कभी ये झोला लेके कश्मीर भी चले जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी बैठ जाते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद अगर कहीं पे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा तो वहाँ पे बैठ जाते हैं। और इनका कोई ऐसा नहीं होता कि एक गढ़ नहीं होता, दे मूव बेस्ड अपॉन द पेमेंट एंड द प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल्स होते हैं। एनी विच वे, कहानी देखिए तो यहाँ पे ना इंडिया और जो वेस्ट में बिग बॉस में एक थोड़ी इशू थी। इंडिया कह रहा था कि हमें जमात नहीं चाहिए, बिल्कुल जमात नहीं चाहिए, क्योंकि जमात आने से रेडिकलाइजेशन हो जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और इसलिए हमें हसीना सही लगती है, क्योंकि वो एटलीस्ट नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए अच्छी है, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टच होता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी सेफ है, तो हमारे लिए ठीक है। बट यूएस कह रहा है कि आप जमात है ना, वो अंडर करंट है बांग्लादेश का, रियल बांग्लादेश जो है ना, दैट इज अबाउट दैट हार्डलाइन इस्लामिक टेंडेंसीज। तो आप जमात को दबाओ मत। आप जमात को अगर दबाओगे तो जमात अंडरग्राउंड हो जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, तो 9/11 टाइप की कुछ चीज हो सकती है, इसलिए ये डर होता है। तो वो कह रहा कि वही लेट इट कम और अंडरग्राउंड हो जाएगा। वरना दूसरी बात कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उनकी बात नहीं सुन रही, बिल्कुल बात नहीं सुन रही। तो हमें तो चेंज चाहिए, वी तो वांट चेंज एब्सोल्युटली। और उसके बाद फिर इनके बारे में बड़ी एक इशू थी कि इनकी ना बहुत अच्छी रिलेशन थी जमात और बीएनपी से। जब भी, अब ये पहली बार हुआ नहीं है, तो जब भी ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के बाद ये हमेशा इनका बोला जाता है बहुत अच्छे टाइज हैं जमात और बीएनपी के साथ, और इनके एक बहुत अच्छे टाइज हैं विथ दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्ट, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन वगैरह निकलवाना हो वेस्ट से, वेस्टर्न कोई भी IMF वगैरह बेल आउट कुछ भी ऐसा चाहिए होगा, तो बिकॉज ही इज वेल कनेक्टेड इन द पावर सर्कल्स ऑफ वेस्ट एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद द डेमोक्रेटिक पार्टी। जो भी पावर में है जो बाइडेन साहब, उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, जो वोक हैं, और उनकी जो लेफ्ट लीनिंग जो हमारी एक ही पार्टी है वो है डेमोक्रेट, उसके साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन है। ऑपोजिट साइड में ये जो यूनुस साहब हैं, ये आते हैं कब, एकदम एंड में, ही इज अपॉइंटेड एट द एंड। बट इससे पहले आप ध्यान से देखिए कहानी किस चीज पे शुरू हुई थी, कोटा प्रोटेस्ट। अब बताइएगा मुझे कोटा कहां है, वेयर इज दैट कोटा? कोटा इज नॉट देयर। स्टूडेंट्स मर गए, ठीक है, स्टूडेंट्स मरने के ऊपर सारा प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया था, और वायलेंट होने के बाद शेख हसीना के जाने के बाद ज्यादा वायलेंस हो गया, तो किलिंग्स और बढ़ गई। कोटा, ऑल ऑफ दिस एंड द पर्सन इज रिक्वेस्टेड। आप सोचिए जो टॉप लीडरशिप है स्टूडेंट प्रोटेस्ट की, वो कह रही है यूनुस को बुलाओ, यूनुस ही ठीक करेगा, ही इज द बेस्ट पर्सन। अब एक चीज समझिए कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये याद रहना चाहिए कि बीएनपी की जो हेड है खालिदा जिया, उनको छोड़ दिया जाता है जेल से, और उनका जो बेटा है, बेटा तारिक अभी यूके में असाइलम में है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो वो गवर्नमेंट्स है उसमें एक यूके में गवर्नमेंट है केयर स्टार्मर की, ये लेबर पार्टी की है, और एक यूएस में है बाइडेन साहब की डेमोक्रेट पार्टी। ऑपोजिट साइड में देखिए तो सुनक साहब थे कंजर्वेटिव और ट्रंप इधर रिपब्लिकन पार्टी। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि यूएस ने कह दिया वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है, किसे? शेख हसीना को। तो क्यों? क्योंकि यूएस में किसकी सरकार है? डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद अगर याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे गुजरात राइट्स के बाद मोदी वीजा, राइट, रिमेंबर? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वीजा वगैरह सब कैंसिल कर दिया गया था इनका। यूके में असाइलम यूके में असाइलम क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये भाई भाई है ना, यूएस यूके भाई भाई हैं अभी फिलहाल आइडियोलॉजिकली। इनके 2-4 और भाई बताऊं,
ओलाफ शोल्स जर्मनी के, अपने ट्रूडो साहब कनाडा के, ऑल ऑफ दोज आर वेरी गुड वोक फ्रेंड्स, राइट, अलोंग विद कमला हैरिस। ऑपोजिट में जो कंटेंडर है ट्रंप, अगर ट्रंप तो आते हैं तो ये बाकी स्ट्रक्चर्स है ना, यूके, जर्मनी, सब चेंज हो जाएंगे। आप देखिएगा 3 महीने 6 महीने में सारे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाता है। यूएस के हिसाब से दुनिया एडजस्ट होने लगती है, राइट। तो वो वाली बात है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से समझिए, इनकी सारी इशू थी ये रशिया चाइना, किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस खराब हो रहा है, ऑपोजिशन है नहीं, ऑपोजिशन होती तो फिर चेंज हो पाता ना इलेक्शन से, ऑपोजिशन को हटा दिया आपने, ठीक है। और इनको सबसे ज्यादा हसीना मैम को क्या सबसे बड़ी इशू थी इनके साथ कि ये ट्रस्ट नहीं करती थी मोहम्मद यूनुस में, क्योंकि मोहम्मद यूनुस बहुत अच्छे रिलेशन वेस्ट के साथ रखते हैं, और वेस्ट के साथ उनको इसलिए डाउट रहता है क्योंकि वेस्ट ने सपोर्ट किया था, वेस्ट वॉज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और उसके बाद फिर इनके फादर की जो किलिंग हुई थी उसमें भी इनको डाउट था कि उसमें कोई हाथ था। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात है, बहुत सीरियस बात है कि यहां पे चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड है ये एक तरीके से खटक रहा था, बहुत सारे पैसे लिए थे, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में चाइना एक स्टेटमेंट देता है, डीपनिंग पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रीअफर्मिंग सपोर्ट फॉर बांग्लादेश सोवरेनिटी, ध्यान से सुनिए, एंड ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो रिसेंटली चाइना गई थी, बहुत लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई कि चाइना का इंटरफेरेंस था, बिल्कुल नहीं था चाइना का इंटरफेरेंस। चाइना इनफैक्ट इंटरफेयर नहीं, इरिटेट हो चुका था शेख हसीना से, क्योंकि शेख हसीना को एक तरीके से सबसे बड़ा सपोर्ट रशिया, इंडिया और चाइना से मिला है। और उसके बाद वो चाइना के साथ ये हो जाता ना कि इंडिया के रिलेशन खराब है, इसलिए ऐसे तू मैं होता रहता है। तीसरा रिवर प्रोजेक्ट इंडिया को दे दिया, मोंगला प्रोजेक्ट किसी को दे दिया, तो फिर एकदम अचानक से चाइना इरिटेट हो जाएगा कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन सपोर्ट कर रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया को ही दे दो, सब कुछ इंडिया को दे दो, तो ठीक है जाओ, मैं हेल्प नहीं कर रहा, करो अब जाके स्ट्रीट प्रोटेस्ट देखो अपना, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत इतनी पस्त है और उस टाइम में तुम मेरे से ऐसे नेगोशिएट कर रहे हो, एटलीस्ट मेरे लिए 2-3 प्रोजेक्ट तो लेके आओ। तो वाली बात होती है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट टू बी स्वर्न, ये हो गया, नोबेल लॉरेट ये आ जाते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए कि ये क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है, सेकंड इंडिपेंडेंस है। अब आप इसको आज रीड नहीं कर पाएंगे, मैं आज रीड करा देता हूं, कल आप इसको देख लेंगे, हो सकता है 10 दिन बाद देखें, 3 महीने बाद देखें, बट मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि पहली इंडिपेंडेंस में इनके स्टेटमेंट को अगर मैं सही से इंटरप्रेट कर रहा हूं, इनके स्टेटमेंट को अगर सही से इंटरप्रेट कर रहा हूं, तो मैं आपको बहुत सीरियसली एक बात समझाता हूं, और मुझे जरूर बताइएगा मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे सच सच बताइएगा। ये कहना चाह रहे हैं ये सेकंड इंडिपेंडेंस है बांग्लादेश का। इसका मतलब पहला इंडिपेंडेंस किससे हुआ? पहला इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से। ये वाला इंडिपेंडेंस किससे हुआ? फिर वो हमेशा शेख हसीना को बोलती थी ये इंडिया की है। तो दूसरा इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया से, भारत से, मतलब इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया प्रोडक्ट। और एसेंशियली अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया के नेबरहुड को देखेंगे तो इससे खराब टाइम मेरे मतलब 10-12 साल से मैं ये सारी चीजें देखता रहता हूं। तो 10-12 साल से मैं प्रिपरेशन करा, फिर पढ़ाना शुरू किया, तो पूरे टाइम में मैं ये चीज देखा, इतना बुरा टाइम कभी नहीं देखा मैंने। म्यांमार में कूद रखा है, मतलब जियोपॉलिटिकल सिनारियो इंडिया के चारों तरफ ऐसा है ना कि इंडिया मतलब कि कैसे सर्वाइव कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई चारों तरफ सारे लोग वो क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी सपोर्ट में है, आईसीयू में सब भर्ती हैं। एक साइड में तालिबान है अफगानिस्तान में, इधर आ जाइए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की क्या हालत है सबको पता है। एनीवेज श्रीलंका में आइए, 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, कोविड सबको अफेक्ट करके ले गया, ऐसा लगा कोविड ने सबको अफेक्ट कर दिया, बैंकरप्सी टाइप की सिचुएशन आई, इकोनॉमिक क्राइसिस आई, डेट पे डिफॉल्ट होना शुरू हो गए। उसके बाद इधर देखिए जरा, 2021 से म्यांमार तो कू हुआ, कू के बाद सिविल वॉर चल रहा है, आज भी चल रहा है। उसके बाद इसका इफेक्ट मणिपुर में भी आ जाता है, उसके बाद बांग्लादेश गिर जाता है, नेपाल में ओली की सरकार आ जाती है, बार बार अनस्टेबल, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, डिसाइसिव गवर्नमेंट आती ही नहीं है। तो साउथ एशिया चारों तरफ से आप देखिएगा टूटी फूटी फ्रैक्चर्ड मैंडेट और आती पलटती सरकार। मतलब अगर स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में 10-15 साल के टेन्योर में नहीं रहेगी तो कोई कंट्री एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को पकड़ ही नहीं पाती है, क्योंकि पूरे कंट्री को ग्रो कराने के लिए 10-15 साल आपको एक कंटिन्यूअस मोमेंटम में चलना होता है, और उसके जो रिटर्न आते हैं वो अगले 20 साल तक आते हैं। बट इसका मतलब नहीं सिर्फ 15 साल चलना होता है, उसके बाद और कोई 15 साल चलाएगा, फिर कोई और 15 साल चलाएगा, तो 15-15, 10-10 साल के साइकिल में एक बड़ी कंट्री जो बोलते हैं ना आप एक तरीके से लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक डाइवर्स जियोग्राफिकल एरिया को आपको अच्छे से ग्रो कराना है, रोस्टॉफ के ग्रोथ मॉडल में लेके जाएं, तो आप टेक ऑफ वाले फेज में है, मतलब भारत टेक ऑफ वाले फेज में, साउथ एशिया टेक ऑफ वाले फेज में, बांग्लादेश में मैं कहूंगा उसी फेज में था। बट उसके बाद देखिए इंस्टेबिलिटी अब आ गई, अपनी बिल्डिंगों को जला दिया, मेट्रो को जला दिया। अब देखिए पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया। पॉलिटिकल टर्मोइल में मतलब आपने ब्रेक लगा के रिवाइंड कर दिया, आप ऐसे जा रहे थे, आप रुके नहीं है, आप नीचे गिरे हैं, और नीचे गिर के फिर आपको अपने बेस लेवल पे आने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी भी सोसाइटी में
किसी भी सोसाइटी में अगर वायलेंस फैल रहा है, किसी में एनिमिटी फैल रही है, तो ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसलिए आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जिस भी कारण से, है ना, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, किसी भी कारण से आपको कोई भी डेविएट करने की कोशिश करे, उकसाने की कोशिश करे, अपने आस पड़ोस के जितने स्टूडेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनको समझाइए कि ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, बट देश के सामने कुछ भी खड़ा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग कहानी है, वो वोट की राजनीति होती है, वोट आपको देना होता है। हर पार्टी अपनी वोट की राजनीति करने के लिए आपसे वोट मांगेगी। आपको एक चीज याद रखना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर सत्ता से ज्यादा पावरफुल सबसे इंपॉर्टेंट देश होता है, यह भारत है, वो इंडिया है, और इंडिया के लोग हैं। हर आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इंडिया के लोग हर जगह, चाहे वो कश्मीर, कन्याकुमारी, लेह लद्दाख, कहीं पे भी ले लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सब केस स्टडी की तरह लीजिए। अच्छा, उसके बाद इनका सिंपल आर्गुमेंट है कि बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान वाली जो पूरी आइडेंटिटी है ना, अब उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए सारे परमिशन भी मिल जाते हैं। वगर उस जमान अच्छे से कपड़े सामान नहीं लेने दिया शेख हसीना को, बैग तक चेक करवा के भेजा इंडिया में। और ये बंदा, जबकि ही इज काइंड ऑफ अ रिलेटिव ऑफ शेख हसीना। उसके बाद अब इनकी थोड़ी बैकग्राउंड देख लीजिए। पीएचडी है यूएस से, ग्रामीण बैंक बनाया, नोबेल प्राइज मिला है। और इनकी इशू है ना, इशू विथ हसीना, वो बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि वेस्ट के साथ जब भी इनका कोई होता है ना, तो एम्बेसडर से बड़ा बात करते हैं। यूएस के एम्बेसडर को कंप्लेन करने चले जाते हैं। और यूएस का जो इस बार का मेडलिंग रहा है बांग्लादेश में, वो काफी अनफॉर्चुनेट क्यों रहा है, मैं बताता हूं। यूएस एम्बेसडर कंटिन्यूसली बात कर रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज से, और ये पहली बार देखा गया मतलब कि इतना ओपनली कोई कॉन्सुलेट, कोई एम्बेसी ऐसे बिहेव कर रही हो कि आप ऑपोजिशन पार्टी को बुला के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब इलेक्शन में शेख हसीना जीत गई तो वापस से बोल दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। उसके कुछ दिन बाद बोल दिया कि रिवाइंड, रीटेक, और फिर से हम दोस्ती वस्ती करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। और फिर आज फाइनली जब ये रिमूव हो गए तो मोहम्मद यूनुस बाहर से आ ही गए। और उसके बाद देखिए इनके ऊपर बड़े सारे इन्होंने केस चलाए। बेसिकली इनके बारे में ये बोला गया कि ही हैज एम्बेजल्ड अ लॉट ऑफ मनी। और उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये कहानी बोलते हैं कि मैनी अपॉर्चुनिटीज टू हील रिफ्ट विथ इंडिया। ये अपना फंडा दे रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा। तो ये कह रहे कि हमारे जो रिलेशन है ना वो अच्छे हो जाएंगे, बस एक चीज कि आपने ना शेख हसीना को सपोर्ट किया है, इसलिए बहुत गुस्सा है बांग्लादेश में। तो अगर भारत ने सपोर्ट किया शेख हसीना को, तो भारत पे गुस्सा, तो कुछ कर लो भाई, बस की है कुछ तो कर लो। है किसी में कोई बस की? फालतू की बात कर रहे हो। तो मतलब यार एक स्टेट के बराबर हो भाई, एक स्टेट के बराबर हो। महाराष्ट्र कच्चा चबा जाएगा, समझ रहे हो। तो उसके बाद मतलब एनिमिटी किससे ले रहे हो भाई? भारत से एनिमिटी ले लोगे, रह लोगे यहां पे। उसके बाद कह रहे कि माइनॉरिटीज जो है एसेंशियली एनिमिटी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से एनिमिटी, इंडिया से एनिमिटी ली है, तो फिर अपने ही देश के माइनॉरिटीज को क्यों मार रहे हो? वहां पे क्यों, कैसे इतने भद्दे इमेजेस क्यों आ रहे हैं? सारे सोशल मीडिया पे वायरल हैं आपके इमेजेस। टेंपल्स को क्यों टारगेट कर रहे हो? क्या फायदा मिलेगा? भारत आपको क्या लगता है एड दे देगा, पैसे काट देगा, सप्लाई काट देगा, 2-4 डैम बना देगा पानी पे, सुखा देगा पानी के लिए? क्या बात कर रहे हो यार। तो आप कैसे जी लोगे? मतलब आप सोचो, अब आपने किससे बैर ले लिया? व्लादिमीर पुतिन से बैर ले लिया, वेरी गुड। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया? बेसिकली व्लादिमीर पुतिन से बैर लिया, शी जिनपिंग से बैर लिया, और इंडिया को क्या कह रहे हो कि बांग्लादेश के लोग दुखी हैं। सीरियसली मतलब यार ठीक से, मतलब जुमा एक दिन नहीं हुआ आए हुए, मतलब ज्ञान देना शुरू, आर्टिकल लिखना शुरू। अच्छा, व्हाट विल नेक्स्ट स्टेप? तो कुछ नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स पहले कराइए, देखते हैं कितना फ्री एंड फेयर होगा, उसका देखा जाएगा। उसका देखिए अब धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन वगैरह के भी स्टेटमेंट आएंगे, आपको समझ आएगा, कहानी आनी शुरू होगी। बांग्लादेश नीड्स यंग पीपल। तो बेसिकली ये एक ना नई ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं, और यहां पे मैं अग्री करता हूं, ये एक अच्छी चीज है। क्योंकि देखिए कभी कभी ना हमारे में ना पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी हो जाती है कि हम दो लोग हैं और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, इसके कारण हम लोग डिवाइडेड हैं। हो सकता है एक नई ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन या तो एनार्की ही ले आए या तो सब कुछ ठीक ही कर दे। तो ये एक अच्छा स्टेप है कि न्यू पीपल शुड बी देयर। ये नहीं कि शेख हसीना को हटा के खालिदा जिया लगा दिया, खालिदा जिया नहीं मिली तो जमात के किसी लीडर को बिठा दिया, नहीं तो 85 ईयर के मोहम्मद यूनुस बैठ के है ना बांग्लादेश चला रहे हैं। मतलब दिस सीम्स लाइक अ अपॉइंटेड। लेट द पीपल पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस, लेट देम इलेक्ट। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट किए मेरे वीडियोस पे, बोला कि शेख हसीना वाज अ डिक्टेटर। इफ शी वाज अ डिक्टेटर फॉर यू, वेल एंड गुड, शी इज आउट ऑफ योर कंट्री, नाउ गो इनटू डेमोक्रेसी, नाउ एस्टैब्लिश रियल डेमोक्रेसी। पेपर वाली डेमोक्रेसी मत बनाओ, बाहर से अपॉइंटी मत लेके आओ, खुद से अपने लीडर्स चुनो, कॉलेजेस से चुनो। ये ढाका यूनिवर्सिटी जहां इतना सारा मतलब इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है ढाका में, हमेशा ढाका यूनिवर्सिटी सेंटर रहता है, कितना सारे रेड्स वगैरह, सो मेनी थिंग्स। सो
elect your best leaders. आप मुझे जरूर बताइएगा कि इसके बाद अब क्या होगा बांग्लादेश में. डू डेफिनेटली टेल मी कि क्या लगता है आपको, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी, बांग्लादेश शांत हो जाएगा, या यहाँ पे और टर्मोइल बढ़ सकता है. मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मुझे जानना है. और आप मुझे ये भी बताइएगा कि वहां से आपको क्या खबर आ रही है. व्हाट हैव यू सीन, व्हाट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग्स दैट यू आर सीइंग और लिसनिंग और वॉचिंग, वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में. मैं भी जानना चाहता हूं. आई ऑल्सो रीड ऑल योर कमेंट्स, तो मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स. जय हिंद, जय भारत.